आप सभी साथियों का एजेड साइंस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चैप्टर से विभवांतर और ओम के नियम को समझेंगे, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है और समझते नहीं हैं, हम रट लेते हैं। तो आइए समझते हैं विभवांतर क्या होता है। इससे जुड़ी जो भी न्यूमेरिकल होगा अगले वीडियो में, एक दो वीडियो में आएगी। तो चलिए देखते हैं विभवांतर। विभवांतर का परिभाषा बताता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता है V = W/Q, यानी किया गया कार्य W और आवेश Q। तो देखिए समझते हैं। आप एक कंडक्टिंग वायर लें। वायर में दो पॉइंट आप कहीं भी फिक्स करें, जैसे इस पॉइंट को आप A मान लें, इस पॉइंट को आप B मान लें, और पॉइंट A से या पॉइंट B से कहीं पर भी आप एकांक या यूनिट आवेश को लें। हम पॉइंट A पर मान लेते हैं 1 कूलम्ब आवेश लेते हैं, और इस आवेश को हम पॉइंट B तक ले जाने में कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तब हम कि आवेश को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जा सकते हैं। क्योंकि पॉइंट A से पॉइंट B तक हम इस आवेश को ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इस कार्य को करने के लिए जो कार्य हम पॉइंट A से B तक आवेश को ले जाने में करेंगे, वह कार्य से इसके बीच एक डिफरेंस पैदा होगा, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, यानी विभवांतर कहते हैं। और इस विभवांतर को हम V से डिनोट करेंगे। तो आपका V जो होगा इक्वल होगा कार्य और आवेश के अनुपात के। चूँकि आवेश को हम पॉइंट A से B तक ले जाने में जो वर्क डन कर रहे हैं, उस वर्क डन को हम वोल्ट के बराबर मानेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं कि आवेश आपका पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जो कार्य किया गया वह वोल्ट के बराबर होता है। आगे भी देखते हैं, जब वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, इसका SI यूनिट पर बात कर रहे हैं। तो वोल्ट का जो SI यूनिट होगा वो आपका वोल्ट ही होता है। जनरली इसे वोल्ट ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ अलग पूछ देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप वर्क का यूनिट जानते हैं, जूल होता है, तो आप यहाँ जूल लिखें। और आवेश का ऐसा यूनिट जानते हैं, आवेश का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, तो आप कूलम्ब लिखें। यानी जो वोल्ट होता है वह जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होगा। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल कूलम्ब -1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को आप इस यूनिट से भी डिनोट कर सकते हैं। और चूँकि अब बात आती है कि 1 वोल्ट जब हम आवेश को यहाँ से पॉइंट B तक पहुँचाए, तो इसे यहाँ 1 वोल्ट का निर्माण हुआ, जैसे जूल पर कूलम्ब है, तो यहाँ 1 जूल और 1 कूलम्ब माना जा सकता है। यानी 1 वोल्ट जो होगा वह 1 जूल प्रति 1 कूलम्ब के बराबर होगा। आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट को आप डिफाइन करें, तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? इसके लिए आप कहेंगे कि 1 कूलम्ब आवेश को 1 जूल कार्य करके हम 1 वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ये आसान है, डेफिनेशन आसान है कि 1 कूलम्ब आवेश को पॉइंट A से पॉइंट B तक या पॉइंट X से पॉइंट Y तक ले जाने में जो हम 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, और 1 जूल कार्य के दौरान हमें 1 वोल्ट की प्राप्ति होगी। तो 1 वोल्ट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट विभवांतर के बारे में। पॉइंट बताता है कि विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। विभवांतर को आप वोल्ट मीटर से मापते हैं, और यह घरों में चूँकि समानांतर क्रम यानी 500 क्रम में जुड़ा हुआ होता है। आइए देखते हैं कैसे 500 क्रम में जुड़ा हुआ होता है। आप एक सर्किट बनाएं, इसमें एक सेल लें। सेल का यह प्लस टर्मिनल है,
माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, ऐसा ही सीरीज है। सेल का ये माइनस टर्मिनल कहलाएगा। सेल को एक खुले कुंजी से जोड़ें और इसे आगे बढ़ाएं। बढ़ाते हुए एक प्रतिरोध लें। प्रतिरोध आपका कुछ भी हो सकता है। आप प्रतिरोध के तौर पर बल्ब को ले सकते हैं। ये बल्ब का साइन है और इसे ज्वाइंट करें। चूँकि सेल एनर्जी देती है, प्लस पॉइंट से आपका एनर्जी निकलेगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इस बल्ब से गुजरता हुआ आपका माइनस टर्मिनल में आकर समाप्त हो जाएगी और ऐसा ही प्रक्रिया जारी रहती है जब तक कि इसकी एनर्जी बरकरार रहती है। तो यहाँ बल्ब जो है, बल्ब में कुछ रेजिस्टेंस होती है, कुछ प्रतिरोध होती है जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। और यहाँ मान लेते हैं हम 10 एम्पियर का वोल्टेज देते हैं, 10 एम्पियर का करंट देते हैं और यहाँ आते आते 9.9 समथिंग एम्पियर आता है, यानी 0.01 जो एम्पियर होता है वो कुछ इस रेजिस्टेंस के चलते ख़त्म हो जाती है। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ कितना वोल्ट हमारा एनर्जी खपत हो रहा है। इसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हम V से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को भी V से डिनोट करते हैं। और इस वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि इसे समानांतर क्रम में ऐड करेंगे। तो हमें ऐड करना होगा तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं या यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को आप ऐसे बनाएं, V लिखें और इसे ऐड करें। जो वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, आमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने के लिए होता है, इसलिए इसका जो वोल्टेज होता है जो रेजिस्टेंस होता है यह अधिक होता है। तो इस प्रकार आप वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो वोल्ट मीटर का जो थ्योरी रहा मैंने बताया, आपको समझ में आया हो तो देखिए आगे देखिए। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं लेकिन कुछ दिनों तक याद नहीं रख पाते, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। तो आज ग्राफ के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करेंगे ओम का नियम। ओम का नियम जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हुआ कि यदि इस ओम के नियम को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो या आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट फॉलो होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो चलिए ओम के नियम को पढ़ते हैं, ग्राफ के द्वारा भी समझते हैं इसको। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी जो कंडक्टिंग वायर होती है उसकी फिजिकल क्वालिटी जो होती है, फिजिकल अवस्था जो होती है, और जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि मान लेते हैं 2 पॉइंट है और इस पॉइंट को यदि हम बढ़ाते हैं तो अगला पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती साइन बढ़ाता है कि यदि आप इसे इंक्रीज करेंगे तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो भी इंक्रीज करेगा। यदि इस पॉइंट को आप डिक्रीज कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड पॉइंट भी डिक्रीज होगा, और जिस रेशियो में आप इसे डिक्रीज करेंगे उसी रेशियो में अगला पॉइंट भी डिक्रीज होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं ओम के नियम को। आप फिर से एक कंडक्टिंग वायर लें। वायर में आप रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे डॉट लाइन आप ऐसे वक्र लाइन से डिनोट कर सकते हैं। आप एक रेजिस्टेंस लिए, इस रेजिस्टेंस को पॉइंट ए और बी से डिनोट कर सकते हैं। जब हम इसमें धारा आई फ्लो करवाते हैं तो धारा आई का जो वैल्यू है हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। धारा आई प्रवाहित कराते हैं तो इस रेजिस्टेंस से प्रवाह होने पर वोल्टेज की उत्पत्ति होती है, और जब हम धारा आई फ्लो करवाते हैं जिस रेशियो में, वोल्टेज भी उसी रेशियो में बढ़ता है। आई को घटाते हैं वोल्टेज भी घटता है, चूँकि ओम का नियम यही बताता है। और इस वायर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मैथमेटिकली आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। बताता है ओम का नियम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
यानी जो करंट बढ़ता है तो वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। करंट घटने से वोल्टेज का मान भी घटता है। जब आप अनुक्रमानुपाती साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे R से डिनोट करते हैं, और R का जो यूनिट होता है वह ओम होता है। चूँकि ये ओम वैज्ञानिक के नाम पर ही बनाया गया है, ओम होता है। तो आप इसे सिंबल ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ओम का साइन है। और चूँकि आपका वोल्टेज बढ़ने से धारा बढ़ती है, धारा बढ़ने से वोल्टेज बढ़ता है, और यह अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए इसके बीच एक कांस्टेंट R आता है। चलिए इस R को समझते हैं, ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। आप इसे समझने के लिए एक ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं। आप y एक्सिस खींचें, फिर x एक्सिस खींचें, और इस पॉइंट को 0 0 डिनोट किया जाता है। पॉइंट पे डॉटेड लाइन इक्वल में कट करें। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हम इसको वोल्ट बताते हैं, मान लेते हैं, इसे धारा मान लेते हैं I। चूँकि किसी फिक्स पॉइंट को हम नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने जब 2 वोल्ट दिया, कंडक्टिंग वायर हम मान लेते हैं कॉपर वायर है, कॉपर वायर मान लेते हैं, एक कॉपर वायर है। जब हमें इसमें कॉपर वायर में हमने धारा दिया, जैसे मान लेते हैं हमने 2 वोल्ट जब इस कॉपर वायर में उत्पन्न हुई, और तो धारा हमारा 1 एम्पियर शो कर रहा है आमीटर में। और जब हमने वोल्ट को दोगुना किया, 4 वोल्ट किया, तो धारा भी, चूँकि V जो होता है इज इक्वल टू I R के इक्वल होता है, और चूँकि इससे पहले V समानुपाती I होता है, वोल्टेज धारा बढ़ने से वोल्टेज उसी रेशियो में बढ़ता है जैसा कि हमने बताया है। तो जैसे हमने वोल्टेज को दोगुना किया, धारा भी उसी रेशियो में 2 एम्पियर हुआ। जैसे हमने वोल्टेज को 3 गुना किया यानी 6 वोल्ट किया, धारा भी आपका 3 एम्पियर हो गया। जब इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं तो हमें एक पॉइंट प्राप्त हुआ। फिर हम इस डॉटेड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें एक और पॉइंट प्राप्त हुआ। फिर हम 6 वोल्ट वाले को हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं तो हमें एक और पॉइंट मिला। जब इस पॉइंट को हम मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। इससे हमें क्या पता चलती है? हमें इससे यही पता चलता है कि जब आपका वोल्टेज, जब आपका धारा 0 हो तो वोल्ट का मान भी 0 होता है, यानी उस वायर से करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ हम इसे प्रूफ करने की भी कोशिश करते हैं। यदि हम दोनों बगल I से डिवाइड करें, दोनों बगल I से डिवाइड करें तो हमें V/I इज इक्वल टू R प्राप्त होती है। और यह चूँकि R जो होता है, आप देख रहे हैं कि वोल्ट और धारा का रेशियो यहाँ हुआ, और हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या यह कांस्टेंट है। चेक करते हैं पॉइंट, इस पॉइंट के लिए हम पॉइंट 1, 2 और 3 से डिनोट करते हैं। पॉइंट 1 के लिए चेक करते हैं वोल्ट और धारा का मान पुट करके, तो R1 का वैल्यू देखते हैं तो यहाँ वोल्ट का मान 2 वोल्ट है और धारा का मान 1 एम्पियर है, तो हमारा 2 और 1 इज इक्वल टू 2 ओम आया। पॉइंट 2 के लिए देखते हैं R2, तो देखते हैं वोल्टेज का मान 4 वोल्ट है और धारा का मान 2 एम्पियर है। यहाँ कट किया, देखा कि 2 वोल्ट आया। पॉइंट 3 के लिए भी हम वैसा ही चेक करेंगे, और R3 का जो वैल्यू होगा वो 6/3 इज इक्वल टू 2 ओम आया। तो हम यहाँ देखते हैं कि ग्राफ के लिए, एक कंडक्टिंग वायर के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वह सेम 2 ओम का ही आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ओम का नियम जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर सेम होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर को फॉलो करता है।
और इससे प्रूव होता है कि ओम का जो नियम है उसमें आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो आर का वैल्यू है यह वोल्टेज और धारा से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कहने का मतलब यह हुआ कि यह इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। आप करंट बढ़ाएंगे तो वोल्ट बढ़ेगा, वोल्ट बढ़ाएंगे और वोल्ट बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ता है, धारा का मान घटता है तो वोल्ट का मान भी घटता है। यानी जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध वोल्ट और धारा से स्वतंत्र होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।